नमस्कार दोस्तों, कलाम एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है, अभिनंदन है। दोस्तों, ये जो हमारी आज की क्लास है उसमें हम संधि के टॉपिक की जो विषय चल रहा था उसकी चर्चा करेंगे। पिछली जो हमारी क्लास हुई थी उसमें हम व्यंजन संधि के कुछ भेद थे उनके बारे में अध्ययन किया था। आज की हमारी इस क्लास में व्यंजन संधि के जो बचे हुए भेद हैं, बचे हुए जो भाग हैं उनकी चर्चा करेंगे और उसके बाद में जो विसर्ग संधि है उस विसर्ग संधि की चर्चा करेंगे। तो चलिए बढ़ते हैं अपने टॉपिक की ओर और अपने टॉपिक में व्यंजन संधि का जो अगला पार्ट है, अगला भाग है, उसकी ओर बढ़ते हैं। और अगला अपना पार्ट है वह है पूर्व सवर्ण संधि। अगली जो संधि है अपनी पूर्व सवर्ण संधि। पूर्व सवर्ण संधि और पूर्व सवर्ण संधि की जो परिभाषा है वो ये है, झयोः अन्यत्रस्याम्। झयोः अन्यत्रस्याम् का अर्थ क्या है? झये प्रत्याहार के वर्ण के बाद है विद्यमान हो तो है के स्थान पर पूर्व सवर्ण हो जाता है के स्थान पर पूर्व सवर्ण हो जाता है। जैसे आप शर्त ये समझ लीजिए 1, 2, 3 और 4 ये तो झय वर्ण है और उसके बाद में है तो ये जो है इसके स्थान पर पूर्व सवर्ण चौथा वर्ण कर देंगे। पूर्व सवर्ण का मतलब कौन सा वर्ण करना है? चौथा। और इधर वाला जो वर्ण है उसके स्थान पर हो जाएगा तीसरा वर्ण। और तीसरे वर्ण का नाम है जस वर्ण। ठीक है, ये चौथा वर्ण होगा उसको कहेंगे हम पूर्व सवर्ण। ये आप यहाँ इसकी जो कंडीशन है वो ध्यान रखेंगे। ठीक है भाई, ये आपकी जो संधि होगी वह पूर्व सवर्ण संधि होगी। इसको आप इस तरीके से ध्यान रखना। ये आप विशेष कंडीशन जो है इसकी वो ध्यान रखेंगे आप। ठीक है ना, इस तरीके से ध्यान रखना आपको। यदि किसी भी वर्ग का पहला, दूसरा, तीसरा या चौथा वर्ण हो और उसके बाद आपको है दिखाई दे तो है की जगह तो चौथा वर्ण कर देना, उसका तो नाम हो जाएगा पूर्व सवर्ण। और इधर जो पहला, दूसरा, तीसरा या चौथा वर्ण है उसकी जगह तीसरा वर्ण हो जाएगा, वो जस्त्व संधि हो जाएगी। मतलब है के स्थान पर हम चौथा वर्ण नहीं करें तो विकल्प से, तो फिर वहां पर जस्त्व संधि रहेगी। ये आप ध्यान रखेंगे। उदाहरण के द्वारा समझिए इसको। जैसे आपके पास उदाहरण आ गया वाक प्लस हरि। वाक प्लस हरि आ गया तो आप क्या करोगे? है के स्थान पर चौथा वर्ण कर दो, पहला जो है उसका तीसरा कर दो। तो तीसरा करेंगे तो वाग और है के स्थान पर चौथा, तो रूप बन गया वाघरी। अगर यहाँ पर हम वाघरी नहीं करें तो फिर आप सीधा ही रूप क्या रखेंगे? वाघहरी। अगर वाघहरी रूप लिखा है तो यहाँ तो आप संधि बताएंगे कौन सी? जस्त्व। और वाघहरी लिख दिया तो यहाँ संधि हो जाएगी अपनी कौन सी? पूर्व सवर्ण संधि। ये आप विशेष ध्यान रखेंगे। इसी प्रकार जैसे दूसरा उदाहरण आ गया अच प्लस हीनम। अच प्लस हीनम तो च का तो जय कर दो, तो ये तो रूप हो गया अज, और है का कर दो झय, और फिर जो भी मात्रा है वो लगा दीजिए अज्झीनम, ऐसे हो जाएगा। इसी प्रकार जैसे अच प्लस रस्वम, अज प्लस ह्रस्व ये आ गया तो रूप बन जाएगा कौन सा? अध्रस्व।
इस तरीके से आप यहाँ संधि करेंगे। ठीक है, इसके और भी उदाहरण लेते हैं। जैसे उदाहरण आ गया आपके पास अप प्लस हरणम, इसी प्रकार अपन कहें संपत् प्लस हर्षः, ठीक है ना, दिक् प्लस हस्ती, दिक् प्लस हस्ती। इसी प्रकार आप कहें उद् प्लस हारः, अप प्लस हवि। इसी प्रकार अपन उदाहरण दें, जैसे उद प्लस हरणम, सट प्लस हयाह। ये इसके उदाहरण हैं। अब देखो क्या करोगे, है की जगह तो चौथा कर दो, पहले वाला जो इधर वर्ण आ रहा है उसकी जगह तीसरा वर्ण कर दो, तो रूप क्या बन जाएगा, अभरणम, अप प्लस हरणम अभरणम। तो संपद, संपद ये तो कर दिया दे, और दे का कर देंगे क्या, जो है आया है उसका कर देंगे धै, तो रूप बन गया संपदधर्ष है। इसी प्रकार दिग्घस्ती, तो रूप ये बनेगा दिग्घस्ती, दिग्घस्ती। इसी प्रकार उत्हारे का उद्धार है, अपहवी का अभवी, ऐसे। इसी प्रकार उद्धरणम, तो रूप बन जाएगा उद्धरणम। इसी प्रकार षटहया का रूप बन जाएगा षड्हय्याः, ऐसे। ठीक है ना, और जहां पर ये नहीं करेंगे तो विकल्प से जस्तु संधि हो जाएगी। तो पूर्व सवर्ण में आप ध्यान रखना, यदि किसी भी वर्ग का पहला, दूसरा, तीसरा या चौथा वर्ण है उसका तो तीसरा वर्ण कर देंगे, और है जो है उसके स्थान पर चौथा वर्ण कर देंगे। जैसे ही चौथा वर्ण करेंगे संधि का जो नाम रहेगा वह हो जाएगा पूर्व सवर्ण संधि। ये आप इस संधि में ध्यान रखेंगे। ठीक है, पूर्व सवर्ण संधि। उसके बाद अंत में एक चर्चा और करते हैं, और वह संधि है गमुडागम, गमुडागम संधि। ये जो संधि है इसके उदाहरण आपके जो कक्षा 6 से 8 तक की जो पाठ्य पुस्तकों की हम बात करते हैं, कक्षा 9-10 की पाठ्य पुस्तकों की हम बात करते हैं, तो वहाँ पाठ्य पुस्तकों में इस संधि के उदाहरण दे रखे हैं, इसलिए हम इस संधि की भी चर्चा कर लेते हैं। गमुडागम संधि क्या है, ये व्यंजन संधि का ही भाग है। इसमें यदि हम इसकी परिभाषा की चर्चा करें तो इसकी परिभाषा है गमो रस्वादचि गमुण नित्यम, गमो रस्वादचि गमुण नित्यम, गमो रस्वादचि गमुण नित्यम, ये इसकी जो है वो परिभाषा है। इसका मतलब क्या है, देखिए, ह्रस्व स्वर के बाद गम प्रत्याहार का वर्ण हो, गम प्रत्याहार का वर्ण हो तथा गम गम वर्ण के बाद कोई भी स्वर हो तो दोनों वर्णों के बीच, दोनों वर्णों के बीच गम वर्ण का आगम हो जाता है। यदि आपको इस रूप में समझ में नहीं आया हो तो इसका दूसरा तरीका है अपने पास, वो ऐसे समझ लीजिए। पहले तो गम वर्ण का मतलब है, देखो, गम ह्रस्व स्वर, पहले ह्रस्व स्वर आएगा,
ह्रस्व स्वर प्लस गम वर्ण प्लस स्वर, दोनों के बीच में गम का आगम, ये है। या अथवा दूसरी शर्त क्या है, ह्रस्व स्वर प्लस ङ ण न, तीनों में से कोई सा भी प्लस स्वर, तो आगम जो होगा वो यहाँ होगा ङ ण न, तीनों में से जो भी वर्ण है उसी का क्या हो जाएगा, आगम। ये वाली शर्त आप ध्यान रखना। बस अपने जो शर्त निकाली है वो ये वाली शर्त है, इस शर्त को आप विशेष ध्यान रखेंगे, ठीक है भाई, ये आप ध्यान रखना है इस शर्त को। और ये वाली शर्त अपने जो बनाई है वो आप ध्यान रखना, ह्रस्व स्वर फिर ङ न फिर स्वर, दोनों के बीच में ङ न, जो भी वर्ण है उसी का आप आगम करेंगे। अब उदाहरण से समझिए, जैसे आपके पास एक उदाहरण है प्रत्यंग प्लस आत्मा, सुगण सुगण प्लस ईश है। इसी प्रकार हसन आ है, इसी प्रकार कुर्वन एव कुर्वन ई है। ऐसे उदाहरण आ रहे हैं ना। अब अपन ने ये कहा कि यदि न न न इनके बाद में कोई स्वर आ रहा है, पहले ह्रस्व स्वर हो, तो जो भी वर्ण आया है उसी का आगम हो जाएगा। अब ङ से पहले यहाँ, ङ से पहले आप यहाँ देखेंगे ह्रस्व स्वर है, इसमें भी ह्रस्व है, इसमें भी ह्रस्व स्वर है, इसमें भी ह्रस्व स्वर है, इसमें भी ह्रस्व स्वर है, और फिर उसके बाद में में से आ गया, फिर आगे स्वर, आगे ह्रस्व या दीर्घ कोई सा भी हो, जो भी वर्ण है, जैसे आपने कहा ये प्रत्यंग, प्रत्यंग है। अब प्रत्यंग है तो प्रत्यंग के बाद में इसी का आगम हो जाएगा, ये आगम हो गया, जो भी स्वर है वो इसमें मिला लीजिए तो रूप बन जाएगा प्रत्यंग आत्मा। ऐसे ही सुगण, सुगण अवनय है तो एक नय हो जाएगा और जो भी मात्रा है वो लगा दीजिए, सुगणी से है, ठीक है। इसी प्रकार हसन, हसन एक न है तो एक न और कर दो और आगे जो स्वर है वो मिला दो, हसन ना है। इसी प्रकार कुर्वन, कुर्वन और कुर्वन एव, इसी प्रकार कुर्वन, कुर्वन और कुर्वन फिर ई है तो कुर्वन ई है। ये तो ये संधि लास्ट वाली ये क्या करी है, अगर लघु स्वर के बाद में, ह्रस्व स्वर के बाद में ङ न न तीनों में से जो भी वर्ण आ रहा है वो हो, और फिर उसके बाद में अगर स्वर आ जाए तो जो भी वर्ण दिया गया है उसी का एक और आगम हो जाएगा, और इस संधि को कहेंगे गमुडागम संधि। इसी के साथ ये व्यंजन संधि अपनी जो है वह कंप्लीट होती है। अब उसके बाद में स्टार्ट करते हैं हम अगली संधि अपनी जो है विसर्ग संधि। तो बढ़ते हैं विसर्ग संधि की ओर। विसर्ग संधि, विसर्ग संधि में ध्यान रखना जो परिवर्तन होना है वह किस स्थान पर होगा, विसर्ग के स्थान पर। ये जो विसर्ग है, इस विसर्ग के स्थान पर हमारे पास जो परिवर्तन होंगे वो 4 परिवर्तन होंगे, और 4 परिवर्तन जो होंगे इसी आधार पर विसर्ग संधि का नाम पड़ जाएगा। जैसे विसर्ग का अपन ने करना है से, फिर विसर्ग का र, विसर्ग का उ और विसर्ग का लोप।
ये वाले। अब विसर्ग का जो भी रूप होगा वही संधि का नाम पड़ जाएगा। अगर स किया तो नाम पड़ जाएगा सत्व, रे कर दिया तो नाम पड़ जाएगा ऋत्व, उ किया है तो नाम पड़ेगा उत्व, और लोप हो गया तो इसको कह देना आप क्या, विसर्ग लोप। ठीक है ना। ये विसर्ग के 4 भेद हैं संधि के, अर्थात विसर्ग का जो भी अक्षर बनेगा उसी के आधार पर संधि का नाम पड़ जाएगा। यदि विसर्ग का स बना है तो आप सत्व विसर्ग संधि बताएंगे, विसर्ग का रे हुआ है तो ऋत्व विसर्ग संधि होगी, इसी प्रकार विसर्ग का उ है तो उत्व विसर्ग संधि हो जाएगी, और विसर्ग का लोप हो गया तो विसर्ग लोप संधि। अब शर्त ये है किसके स्थान पर क्या होता है, कब होता है, विसर्ग के स्थान पर ये जो परिवर्तन है वो किस रूप में होंगे, इनकी चर्चा है अब डिटेल से करेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं सत्व विसर्ग संधि की। नंबर 1 सत्व विसर्ग। सत्व विसर्ग, सत्व विसर्ग संधि की जो परिभाषा है वो ये है, विसर्जनीयस्य से, विसर्जनीयस्य से। अब विसर्जनीयस्य से जो है, अब देखिए इसका अर्थ क्या है, विसर्ग के बाद खर प्रत्याहार का वर्ण विद्यमान हो, विसर्ग के बाद खर प्रत्याहार का वर्ण विद्यमान हो तो विसर्ग के स्थान पर से हो जाता है। जैसे आपके पास शर्त ये है, पहले तो आपको मिलेगा विसर्ग, और विसर्ग के बाद में किसी भी वर्ग का पहला, दूसरा वर्ण या तीनों में से कोई सा भी से। ये जो वर्ण है वे हैं कौन से वर्ण, खर वर्ण। कौन से वर्ण है ये, खर वर्ण है। अगर ऐसी कंडीशन है तो विसर्ग जो है इस विसर्ग के स्थान पर अपने पास हो जाएगा क्या, से, और इसी का नाम होगा सत्व विसर्ग। ठीक है ना। ये आप ध्यान रखेंगे, ये है आपकी जो संधि है वह है विसर्ग संधि, और विसर्ग में भी कौन सी, सत्व विसर्ग संधि। सत्व विसर्ग संधि की जो कंडीशन है वो आपके पास ये है, विसर्ग के बाद में खर प्रत्याहार का वर्ण विद्यमान हो, किसी वर्ग का पहला, दूसरा वर्ण या तीनों में से कोई सा भी से, तो विसर्ग का हमें क्या कर देना है, से कर देना है, और संधि का नाम हो जाएगा सत्व विसर्ग संधि। अब उदाहरण के द्वारा समझते हैं। उदाहरण लेते हैं इसका। उदाहरण है विष्णु प्लस त्राता, विष्णु प्लस त्राता, धनु प्लस टंकार है। विष्णु प्लस त्राता, धनु प्लस टंकार है। इसी प्रकार कह प्लस चय। ठीक है। अब देखिए इनकी संधि करते हैं अपन। तो आपने कहा विष्णु प्लस त्राता, तो विष्णु के बाद में, विसर्ग के बाद में त्राता में तय है तो पहला वर्ण है, तो रूप बन जाएगा विष्णु से त्राता। ऐसे ही धनु प्लस टंकार है तो धनु, और आगे से तो टंकार है, धनुष प्लस टंकार है। अब के यहाँ पर दंते से हो रहा तो मूर्धन्य से कैसे हो गया, दंते से होते आगे टे वर्ग है, तो टे वर्ग के साथ मूर्धन्य से आता है। व्यंजन संधि में षटूत्व संधि जो थी उसको पढ़ा था, तो टे वर्ग के साथ तो दंते से, टे वर्ग के साथ मूर्धन्य से, और चे वर्ग होगा,
च वर्ग के साथ जो आता है वो तालव्य स होगा, तो यहाँ जो रूप बन जाएगा वह बनेगा कश्चय, ऐसे। ठीक है, तो विसर्ग के बाद अगर खर प्रत्याहार का वर्ण विद्यमान हो तो विसर्ग का हमें क्या कर देना है, स कर देना है। उदाहरण और लेते हैं इसके, जैसे आपके पास आ गया कह प्लस त्वम, रामः प्लस चलती। ठीक है, हरिः प्लस षष्ठ है। ठीक है, सर्पः प्लस सरति, नमः प्लस ते, बालः प्लस च, नदीभ्य प्लस च, वधुभ्यः प्लस तर्वः। ऐसे कोई सा भी उदाहरण आ जाए। ठीक है, आपको तो ढूंढना क्या है, पहले विसर्ग और विसर्ग के बाद में खर प्रत्याहार का वर्ण, और खर प्रत्याहार का वर्ण है तो विसर्ग का क्या कर देना है, स। स करेंगे तो रूप यहाँ पर हो जाएगा कस्त्वम, यहाँ बनेगा कस्त्वम, तो यहाँ रामस चलती, रामस चलती। यहाँ रूप बन जाएगा हरिश षष्ठ है, हरिश षष्ठ है। यहाँ सर्पश सरती, नमस्ते। यहाँ पर बालाश्च, बालाश्च। इसी प्रकार नदीभीश्च, नदीभ्यश्च। इसी प्रकार वधुभ्यस्तर्वय, वधुभ्यस्तर्वय। ठीक है, इस तरीके से यदि विसर्ग के बाद खर प्रत्याहार का वर्ण है तो विसर्ग का क्या कर देना है, हमें स कर देना है। अब इसी विसर्ग का अपन ने जो स किया है वहीं पर एक सरल सा नियम और भी है, और वो ये है वासरी। वासरी क्या कहता है, वासरी ये कहता है विसर्ग के बाद विसर्ग प्लस सरवर्ण, विसर्ग जो है विसर्ग के बाद में अगर सरवर्ण हो, ठीक है, शर्त देखनी अपन की विसर्ग की। अगर विसर्ग के बाद में सर प्रत्याहार का वर्ण है तो विसर्ग का दो कार्य हो जाएगा, एक तो विसर्ग का विसर्ग ही रह जाएगा, दूसरा अपन क्या कर देंगे, विसर्ग का स। ये जो कंडीशन है वो आप ध्यान रखेंगे, विसर्ग के बाद में अगर खर प्रत्याहार का वर्ण विद्यमान दे रखा हो तो। ठीक है भाई, ये इस तरीके से आप ध्यान रखेंगे विसर्ग वाली। अगर विसर्ग के बाद में सर प्रत्याहार का वर्ण दे रखा है तो दो कंडीशन होंगी, या तो विसर्ग का विसर्ग ही रह जाएगा या विसर्ग का स। अब इस नियम के अनुसार तो विसर्ग का विसर्ग ही करना है। अब उदाहरण देखें, जैसे आपके पास उदाहरण है रामः प्लस सेते, रामः प्लस सेते। इसी प्रकार रामः प्लस षष्ठ है, सर्पः प्लस सरती। इन उदाहरणों से समझ लीजिए, अगर विसर्ग के बाद में स मिल जाए, कोई सा भी स, तो एक तो विसर्ग का स कर दो और दूसरा विसर्ग का विसर्ग लिख लीजिए, तो इसके दो रूप बन जाएंगे। एक तो रामः सेते और दूसरा श करेंगे तो रूप रामस सेते। अब अगर दोनों आ गए तो पहले प्राथमिकता देंगे स वाले को, तो सेम कंडीशन यहाँ रख लीजिए, रामः षष्ठ है, एक तो ये हो गया रामः षष्ठ है और दूसरा रामस षष्ठ है। इसी प्रकार सर्पः सरति और दूसरा सर्पस सरति।
सर पर सर्दी, ऐसे इस तरीके से आप यहाँ ध्यान देंगे। क्लियर? तो अपन ने ये कहा अगर विसर्ग के बाद में सर प्रत्याहार का वर्ण हो तो विसर्ग का विकल्प से विसर्ग ही रहता है, या विसर्ग के वाम में विसर्ग का क्या हो जाता है, स हो जाता है। दोनों जब रूप आए तो आप प्राथमिकता देंगे स वाले को। इस तरीके से आप ध्यान रखेंगे। हाँ, एक बात और, रामस्य शेते रामस्य ष्टे, सर इनमें तो अपन ने व्यंजन संधि भी पढ़ी थी, अगर ऑप्शन में व्यंजन और विसर्ग दोनों आ जाए तो प्राथमिकता विसर्ग को मिलेगी। जैसे रामस्य प्लस शेते से रामस्य शेते व्यंजन संधि है, और राम है प्लस शेते से रामस्य शेते विसर्ग संधि है। अब अगर विकल्प में दोनों आ जाएगी, रामस्य शेते में कौन सी संधि है, व्यंजन संधि विसर्ग संधि, और दोनों में से एक को चुनना पड़े तो प्राथमिकता आप विसर्ग संधि को देंगे। ये अपनी होगी कौन सी, षत्व विसर्ग संधि। उसके बाद अगली जो संधि है अपनी वह है ऋत्व विसर्ग संधि। अगली ऋत्व विसर्ग संधि। ऋत्व विसर्ग संधि जो है इसकी चर्चा करते हैं। ऋत्व विसर्ग संधि क्या है? ऋत्व विसर्ग संधि की जो परिभाषा है वो ये है, से सजुसो रू, से सजुसो रू। अर्थ क्या है इसका देखो, से का या सजुस के से का रू आदेश होता है। सरल भाषा में अपन ये कहें विसर्ग से पूर्व ए या आ से भिन्न स्वर हो, विसर्ग से पूर्व ए या आ से भिन्न स्वर हो तथा विसर्ग के बाद कोई भी स्वर या हर्ष प्रत्याहार का वर्ण विद्यमान हो, हर्ष प्रत्याहार का वर्ण विद्यमान हो तो विसर्ग के स्थान पर रे हो जाता है। ऐसे नहीं समझ में आता तो इसको उदाहरण से समझते अपन। यहाँ आपको विसर्ग मिलेगा और विसर्ग से पहले इधर ए या आ से भिन्न स्वर, फिर उसके बाद विसर्ग, फिर उसके बाद में स्वर या हर्ष वर्ण का मतलब वर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवा ये, वे, रे, ले है। इनमें से अगर कोई सा वर्ण आपको मिल जाए तो विसर्ग जो है इस विसर्ग के स्थान पर हमें क्या कर देना है, रे करना है। ये शर्त हो गई आपकी कौन सी, ऋत्व विसर्ग संधि की। ठीक है भाई, तो ऋत्व विसर्ग संधि को आप इस रूप में समझेंगे। ये ऋत्व विसर्ग संधि की जो कंडीशन है वो है आपके लिए, ऋत्व विसर्ग संधि कहाँ होगी। तो ऋत्व विसर्ग संधि की होगी ए या आ से भिन्न स्वर के बाद विसर्ग मिलेगा, फिर उस विसर्ग के बाद में स्वर या 3, 4, 5 ये वर्ण है, इनमें से अगर कोई सा वर्ण मिल जाए तो विसर्ग जो है उसका आपको क्या कर देना है, रे करना है। ये है ऋत्व विसर्ग संधि। अब उदाहरणों से समझते हैं, उदाहरण लेते हैं इसके।
जैसे हरिः प्लस अवदत्, प्रकृति प्लस एव, उच्चई प्लस उदात्तः, नीचई प्लस अनुदात्तः, पदाति प्लस एव, बहि प्लस अंगः। ऐसे तो विसर्ग से पहले ए या आ से भिन्न स्वर होगा और फिर विसर्ग के बाद में कोई भी स्वर आ जाए तो विसर्ग का आपको रे करना है। अब रे करेंगे तो विसर्ग का रे कर दो, रे करते रूप बन गया हरे रावदत्त। इसी प्रकार प्रकृति रेव, प्रकृति रेव आगे क्या है उच्चई रुदात है, उच्चई रुदात है। इसी प्रकार नीचई रनुदात है, नीचई रनुदात है। पदाति, पदाति रेव। आगे क्या लिखा है बहिरंग, ठीक है ना। ऐसे और भी उदाहरण ले लो जैसे आपके पास आ गया गुरु राज्ञा, पितुरिच्छा, ऐसे शब्द आ रहे हैं। विच्छेद करो, विच्छेद करेंगे तो देखिए यह राज्ञा में इधर तो क्या लिखा है आज्ञा। अब रे है तो रे का तो बना दो विसर्ग, रे का तो क्या बना दे विसर्ग, और जो भी शब्द है पहले वो लिख दो। तो विच्छेद क्या हो गया गुरु हो प्लस आज्ञा। अब रिच्छा में रे में क्या मिला है ई तो अलग लिख दीजिए तो इच्छा, ठीक है। अब रे है तो रे की जगह क्या विसर्ग। अब रे से पहले कौन सा शब्द है पितु, तो पितु लिख दो ऐसे पितु प्लस इच्छा, ये आपका विच्छेद हो गया। इस तरीके से आप रुत्व विसर्ग संधि है उसको पहचानेंगे, ठीक है। अब इसमें भी ये तो आपके स्वर वाले उदाहरण हो गए। आपको सर हर्षवर्ण के उदाहरण, हर्षवर के उदाहरण लेते हैं। गुरोः प्लस भाषणम, आसीः, आसीः प्लस वादः या आसीः प्लस वचनम। इसी प्रकार मुनिः प्लस न, ठीक है। गति प्लस भवति, बहि प्लस वनात्। इस तरीके से आप यहां चुन लेंगे। अगला उदाहरण यजुः प्लस वेदः, आयुः प्लस विज्ञानम। कोई सा भी उदाहरण आ जाए आप ढूंढना, आपको ये है विसर्ग से पहले ए आ से भिन्न स्वर हो और विसर्ग के बाद में या तो स्वर मिले या हर्ष प्रत्याहार का वर्ण मिले तो भी विसर्ग का क्या हो जाना है रे होना है। तो यहाँ जो रूप बनेगा वो बन जाएगा गुरो भाषणम। गुरोर भाषणम। इसी प्रकार आशीर्वाद है। इसी प्रकार यहाँ बन जाएगा मुनिर्णय। तो
आगे क्या बनाएंगे, आगे जो बनेगा वह होगा गतिर्भवति। इसी प्रकार बहिर्वनात्, आगे शाबाश यजुर्वेदः। इसी प्रकार आयु विज्ञानम का, जी हाँ आयुर्विज्ञानम। ये आप ध्यान देंगे यहाँ पर ऋत्व विसर्ग संधि। ठीक है, अब ऋत्व विसर्ग संधि में एक नियम और है, उसको नोट के रूप में आप याद रखना। यदि अंतः पुनः प्रातः के बाद कोई स्वर या हर्षवर्ण विद्यमान हो, कोई स्वर या हर्षवर्ण विद्यमान हो तो इनके विसर्ग का रे हो जाता है। ये ध्यान रखेंगे, इनके विसर्ग का क्या हो जाता है, रे हो जाता है। जैसे उदाहरण, अंतः प्लस आत्मा, अंतः प्लस यामी। उदाहरणों से समझ लीजिए, अंतः प्लस आत्मा संधि करेंगे तो बन जाएगा अंतरात्मा। इसी प्रकार अंतः प्लस यामी अंतर्यामी। अपन कह रहे थे विसर्ग से पहले ए आ नहीं आना चाहिए, लेकिन ये स्वरादिगण के जो अव्यय है अंतः पुनः प्रातः, इनको आप अलग से ध्यान रखेंगे क्योंकि इनमें मूल में रह ही आता है अंतर पुनर् प्रातर। इसलिए इनके बाद अगर कोई स्वर या हर्षवर्णार्थ तो इनके विसर्ग का आपको क्या करना है, रे करना है। अगला उदाहरण लेते हैं इसी प्रकार, जैसे पुनः प्लस एवदत्, पुनः प्लस एवदत् और पुनः प्लस दर्शनाय। तो अब रूप देखो यहां बन जा है, पुनः प्लस एवदत् का बन जाएगा पुनरवदत् और पुनः प्लस दर्शनाय का पुनर्दर्शनाय। ये रूप बनेगा। ठीक है भाई, ऐसे ही अगला उदाहरण अपने पास प्रातः प्लस उत्थाय और अगला उदाहरण आ गया प्रातः प्लस गच्छ। ऐसे अब संधि कर लो इनके, तो प्रातरुत्थाय ये बन जाएगा और यहां बन जाएगा प्रातर्गच्छ। ठीक है, तो ये आप ध्यान रखेंगे। यहाँ अगर पुनः अंतः प्रातः के बाद कोई स्वर या हर्षवर्ण हो तो इनके विसर्ग का भी हमें क्या कर देना है, रे कर देना है। ये जो संधि होगी आपकी वह होगी ऋत्व विसर्ग संधि। क्लियर, नोट कर लीजिए इसको। ऋत्व विसर्ग संधि में ये जो है, इस नोट को आप विशेष ध्यान रखेंगे, इसको नोट कर लो। कर लिया होगा नोट। उसके बाद अगली जो संधि है अपनी इसकी, वह है उत्व विसर्ग संधि।
उत्वय विसर्ग संधि। और उत्वय विसर्ग संधि में दो नियम हैं। पहला नियम अतो रो रे प्लुताद प्लुते। अतो रो रे प्लुताद प्लुते, ये पहला नियम है। इसका खुद का विच्छेद करते हैं तो ऐसे होगा अतः प्लस रोहो प्लस ए प्लुतात प्लस ए प्लुते। क्लियर? ये इसका जो है विच्छेद है। अब देखिए इसका अर्थ क्या है। इसका अर्थ ये है ए प्लुतात अतः, ए प्लुत ऐसे परे, मतलब विसर्ग से पूर्व, विसर्ग से पूर्व ए, और ए कौन सा होगा? ह्रस्व। विसर्ग से पूर्व ए हो तथा आगे लेके रो हो ए प्लुते। रो यानी विसर्ग, विसर्ग के बाद भी क्या हो? ए प्लुते। ए प्लुते मतलब ए हो, ए प्लुत हो। तो विसर्ग से पूर्व ए हो तथा विसर्ग के बाद, विसर्ग के बाद ए प्लुते मतलब ए हो, ह्रस्व ए हो, ए, दोनों तरफ ए होना चाहिए। तो अपनी कंडीशन होगी विसर्ग से पूर्व ए हो तथा विसर्ग के बाद ए हो। तो विसर्ग के स्थान पर ऊ हो जाता है। अंत में पूर्व रूप एकादेश होता है। जैसे इसको इस तरीके से समझिए। आपके पास दो कंडीशन आ गई। पहले क्या होगा? ए, उसके बाद आएगा विसर्ग, फिर क्या होगा? ए, विसर्ग जो है उसका हो जाएगा ऊ, और लास्ट में पूर्व रूप एकादेश। पूर्व रूप एकादेश का मतलब कैसे? ये ए और विसर्ग का ऊ कर दिया तो ए और ऊ मिलकर के ओ बन जाएगा। ओ के बाद ए हो गया तो स्वर संधि में पूर्व रूप संधि पड़ी थी ना, उसके अनुसार बाद वाला जो ए है उसका अवग्रह चिन्ह हो जाना है। तो दोनों तीनों आपस में मिलकर के लास्ट में आपके पास जो शर्त आएगी वो ये वाली हो जाएगी, ओ के साथ अवग्रह चिन्ह। ठीक है? तो उत्वय विसर्ग संधि में पहला जो नियम है वो ये वाला है। ठीक है भाई? पहला जो नियम है आपका उत्वय विसर्ग संधि में, वो नियम आपने देखा होगा, विसर्ग से पहले भी ए और विसर्ग के बाद भी ए। अगर दोनों तरफ ए है, दोनों तरफ यदि ए है तो आप विसर्ग का जो है ऊ कर दीजिए। ये लो, ये आपके उत्वय विसर्ग संधि की पहली जो कंडीशन है वो आ गई। अब इसका उदाहरण ढूंढते हैं। उदाहरण आपके शिवः प्लस अर्चे, शिवः प्लस अर्चे। अब ये जो विसर्ग है इस विसर्ग का हमें क्या कर देना है? ऊ कर देना है। ऊ करेंगे तो रूप बनेगा शिवो अर्चो, ये रूप बन जाएगा। ठीक है ना? शिवोर्चे। अगर आपको विसर्ग के साथ विच्छेद नहीं मिलेगा तो दूसरा विच्छेद आपको ऐसे दे सकता है, शिवस प्लस अर्च्य, शिवस प्लस अर्च्य, ऐसे दे दे तो भी जो रूप बनेगा वो ये बनेगा शिवोर्चे। अब अगर सर दोनों आ जाए ऑप्शन में, शिवः अर्च्य भी आ जाए, शिवस अर्च्य भी आ जाए, तो कौन सा करें? तो दोनों आए तो प्राथमिकता आप स वाले को दे देना। ठीक है? बाकी तो रीट में ये प्रश्न आ चुका था सकलोपी दे करके, और उसमें आपसे विसर्ग दे करके ही पूछा है। तो रीट के लेवल में विसर्ग दे करके पूछेगा। अगर विसर्ग नहीं हो स भी दे दे तो आप दोनों में प्राथमिकता स वाले को चुन लीजिए।
पहले, क्योंकि विसर्ग से का ही तो अपन ने विसर्ग किया था, विसर्ग का ही रह गया है, और रह का ही अब ऊ करें तो मूल रूप में आप से चुन लीजिए, वहाँ से भी हो जाएगा। ठीक है ना, इस तरीके से। अगले उदाहरण लेते हैं इसके, जैसे कह प्लस अपि, सह प्लस अपि, एसह प्लस अपि, इसी प्रकार रामः प्लस अयम, विद्यालयः प्लस अयम, कह प्लस अयम, नृपः प्लस अवदत्। ठीक है, इसी प्रकार बालकः प्लस एवदत्। ऐसा कोई सा भी उदाहरण आ जाए, आप दोनों तरफ ए ढूंढेंगे, बीच में विसर्ग, विसर्ग से पहले ए, विसर्ग के बाद भी ए, तो आप अवग्रह चिन्ह के साथ कर दीजिए, तो होगा कोअपि, कोअपि, यहां बन जाएगा सोअपि, यहां बन जाएगा एसोअपि, एसोअपि, यहां बन जाएगा रामोयम, रामोयम, यहां बनेगा विद्यालयोयम, विद्यालयोयम, यहां बनेगा कोयम, इसी प्रकार नृपोदत्त, बालकोवदत्त, बालकोवदत्त। ऐसे ही आपकी परीक्षा में एक शब्द आया था शकलोपी, इसका संधि विच्छेद पूछा था, और संधि विच्छेद जो है इसका वह होगा शकलह प्लस अपि। इस तरीके से आप यहाँ पहचान कर लेंगे। इसी प्रकार अगला उदाहरण देता हूं मैं, जैसे श्रीपः प्लस अहम, तो रूप क्या बन जाएगा सर्पोहम, ऐसे। ठीक है ना, इस तरीके से आप यहाँ जो है वह संधि करेंगे। उत्व विसर्ग संधि का नियम नंबर 1, विसर्ग से पहले ए और विसर्ग के बाद भी ए, तो दोनों कंडीशन में अगर ए आ गया तो आप विसर्ग का ओ कर देंगे। क्लियर। उसके बाद अगला नियम जो है उत्व विसर्ग संधि का, वह है नंबर 2 नियम, हसीचय। हसीचय नियम क्या कहता है, विसर्ग से पूर्व ए हो, विसर्ग से पूर्व ए हो तथा विसर्ग के बाद, विसर्ग के बाद हर्ष वर्ण विद्यमान हो, हर्ष प्रत्याहार का वर्ण विद्यमान हो, विद्यमान हो तो विसर्ग के स्थान पर ऊ हो जाता है, विसर्ग के स्थान पर ऊ हो जाता है। जैसे
उदाहरण से समझिए इसको। आपके पास कंडीशन तो ये आ गई, पहले ए मिलेगा और फिर उसके साथ विसर्ग मिलेगा और फिर आगे हर्ष प्रत्याहार का वर्ण। हर्ष प्रत्याहार का वर्ण कौन सा होगा? वर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवा, य, व, रे, ले अथवा है। इनमें से अगर कोई सा वर्ण है, इनको कहते हैं कौन से वर्ण? हर्ष वर्ण। अगर ऐसी कंडीशन मिल जाए आपको तो विसर्ग जो है उस विसर्ग का आपको करना है उ, और इसी का नाम हो जाएगा उत्व विसर्ग। क्लियर? इसका नाम उत्व विसर्ग। ये आप ध्यान रखेंगे विसर्ग संधि में। अगला जो नियम है अपना हसीचय वाला, वो नियम ये था, अगर विसर्ग के बाद में आपको हर्ष प्रत्याहार का वर्ण मिल जाए और विसर्ग से पहले अगर आपको ए मिल जाए तो विसर्ग का आपको ऊ कर देना है। ये आप विशेष ध्यान रखेंगे उत्व विसर्ग में। अब इसके उदाहरण जो हैं, उदाहरणों की चर्चा करते हैं। जैसे उदाहरण है आपके पास शिवः प्लस वंदे। शिवः प्लस वंदे ये आ गया। अब शिवः वंदे दे रखा है तो विसर्ग से पहले ए है, विसर्ग से पहले देखो ए दे रखा है और विसर्ग के बाद में हर्ष प्रत्याहार का वर्ण है, तो आप ऊ करेंगे तो रूप बन जाएगा शिवो, आगे हो जाएगा क्या? वंदे। अब देखो यहाँ पर आपने जो ऊ कर दिया विसर्ग का, तो वे का तो वे में तो क्या है? ए, और ये ऊ, ए और ऊ मिल करके तो क्या बन जाएगा? ओ बन जाएगा, और फिर आगे हर्ष प्रत्याहार का वर्ण है वो ज्यों का त्यों आ जाएगा। तो यहाँ आप उत्व विसर्ग संधि बचाएंगे। ऐसे ही अगला उदाहरण, जैसे उदाहरण है आपके पास यह प्लस न, गतयः प्लस भवन्ति, यह प्लस न, गतयः प्लस भवन्ति। तो आप क्या करेंगे? संधि करेंगे तो यो न, यहाँ हो जाएगा गतयो भवन्ति, ऐसे गतयो भवन्ति। ठीक है ना? इस तरीके से आप ध्यान रखेंगे। ऐसे ही अब कुछ उदाहरण और ले लेते हैं। सर्पः प्लस याति, मीनः प्लस नु, कः प्लस भवान, भोगो, भोगः प्लस नासः, मनः प्लस विज्ञानम, मनः प्लस रथः, मनः प्लस हरः, गजः प्लस गच्छति। ठीक है, अब उदाहरण संधि करते हैं इसमें। तो संधि क्या हो जाएगी? सर्पो याति, मतलब विसर्ग है उसका ऊ करेंगे तो सीधा ही ओ बना दो। मीनो नु को भवान भोगो नाशः मनो विज्ञानम मनो रथः मनो हरः। इसी प्रकार यशोदा पयोदः सरोजम, ये इसी के उदाहरण हैं।
यशः प्लस दा, पयः प्लस दै, सरह प्लस जम, ऐसे। तो ये उत्वय विसर्ग संधि। क्लियर। तो उत्वय विसर्ग संधि में अपन ने कहा पहली शर्त ये थी, अगर विसर्ग से पहले ए हो और विसर्ग के बाद भी ए हो, दोनों तरफ ए आ गया तो विसर्ग का उ हो जाएगा। और दूसरी शर्त अपनी ये रही, अगर विसर्ग के बाद, विसर्ग से पहले तो ए हो लेकिन उसके बाद हर्ष प्रत्याहार का वर्ण हो तो भी विसर्ग का क्या हो जाएगा, उ हो जाएगा। इसके साथ ये अपनी उत्वय विसर्ग संधि कंप्लीट। अब विसर्ग संधि का जो एक भेद है वह है विसर्ग लोप संधि, उसकी चर्चा करते हैं। ठीक है। विसर्ग लोप संधि अगली संधि है जो विसर्ग लोप। विसर्ग लोप में नंबर 1 तो आप ये पढ़ें, रोरी। पहला नियम रोरी। रोरी का मतलब रेफा से परे, रेफे से ती पूर्व, रेफा से लोप से आन। आप ऐसे पढ़ ले इसको, विसर्ग या रे के बाद रे विद्यमान हो, विसर्ग या रे के बाद रे विद्यमान हो तो पूर्व रे या विसर्ग का लोप, पूर्व रे या विसर्ग का लोप हो जाता है, पहली कंडीशन। फिर इसमें एक नियम ये ध्यान रखना, ढलोपे पूर्वस्य दीर्घो अणः, ढलोपे पूर्वस्य दीर्घो अणः। इसका मतलब क्या है वो समझना। यहाँ 2 वर्ण दे रखे, एक तो ढ और एक रे। अब पूरे का अर्थ निकालते हैं। इसका अर्थ ये है, ढ अथवा रे का लोप होने पर इनसे पूर्व स्थित ए ई उ मतलब अण का दीर्घ हो जाता है। अब जैसे उदाहरण के द्वारा इसकी कंडीशन आपके पास ये आ गई, ए ई उ, फिर उसके बाद विसर्ग या रे, फिर उसके बाद में रे। तो आप विसर्ग या रे जो मिले उसका तो करेंगे क्या, लोप। और साथ के साथ इधर जो है ना, ए है तो हो जाएगा आ, ई है तो होगा उ, सॉरी ई है तो होगा ई, उ है तो हो जाएगा उ। विसर्ग या रे का हो जाएगा लोप, आगे जो रहे हैं वो ज्यों का त्यों। ठीक है भाई, ये शर्त आप ध्यान रखेंगे विसर्ग लोप में। पहला जो रोरी वाला नियम है वो वाला। विसर्ग या रे में से कोई सा उसका लोप करना है, ए ई उ का आपको दीर्घ कर देना है। उदाहरण से समझते हैं हम। अब इसका उदाहरण लेते हैं। जैसे उदाहरण है आपके पास, हरि ही, हरि नहीं मिलेगा तो ये मिल जाएगा, हरिर प्लस रम्य। दो अलग अलग लिखते हैं इनको।
हरि प्लस रम्य, या आप इसको ऐसे लिख दीजिए हरिर प्लस रम्य है। ये कंडीशन आ गई, दोनों में से कोई सी भी, ठीक है। तो विसर्गीय रे के बाद रे आ रहा है तो पहले वाले विसर्गीय रे का लोप करेंगे, और रे का लोप करने के बाद अगर ई है तो ई का दीर्घ कर दो, ए है तो ए का दीर्घ कर दो, तो रूप ये हो गया हरि रम्य। यहां पर भी वही हरि रम्य, हरि रम्य। अब ये वाला शब्द दे रखा अपने हरि रम्य, इसका संधि विच्छेद पूछ ले तो संधि विच्छेद जब आपसे पूछा जाए तो प्राथमिकता आप रे वाले को देंगे। अगर विसर्ग और रे दोनों आ जाए तो पहले रे को प्राथमिकता देंगे, क्योंकि जो रोरी सूत्र जो अपन ने लिखा उसमें रे का नाम दे रखा है, तो आप रे को प्राथमिकता देंगे। इसी प्रकार अगला उदाहरण है आपके पास, शंभुर धन राजते। अब वो विसर्ग के साथ भी आ सकता है। इसी प्रकार कबीर, कबीर प्लस राजते, विधुर, विधुर प्लस राजते, निर प्लस रोग है, निर प्लस रव है। अगला उदाहरण पुनर प्लस रमते, अंतर प्लस राष्ट्रीय, ऐसे। अब संधि कर लीजिए, रे का लोप स्वर का दीर्घ, ये तो स्वर का दीर्घ हो गया शंभु, रे का लोप हो गया, आगे आ गया राजते, शंभुर राजते। कबीर, कवि राजते, विधु राजते, ऐसे ही नी रोग है, नी रव है। यहां पुनः रमते, अंता राष्ट्रीय, ऐसे यहां आप, ये अंतरराष्ट्रीय रीट का आया हुआ प्रश्न आपका। तो इस तरीके से आप रे के बाद रे या विसर्ग के बाद रे मिले तो पहले वाला रे या जो विसर्ग है उसका तो लोप करेंगे, और उनसे पूर्व ए ई उ तीनों में से कोई सा है तो उसका क्या हो जाएगा दीर्घ। विसर्ग लोप संधि में ये पहला नियम। दूसरा नियम जो है उसका सूत्र तो है भो भगो अघो यो असी अपूर्वस्य। इसको नंबर 2 दूसरा जो नियम है उसको सरल भाषा में समझ लीजिए आप। सरल भाषा में आप ऐसे समझें, पहले तो आपको ए मिलेगा, फिर आएगा विसर्ग, फिर उसके बाद में आपको मिले ऐसे भिन्न, ऐसे भिन्न स्वर। तो विसर्ग जो है उसका हमें क्या कर देना है, लोप कर देना है। अगली शर्त ये, सूत्र के बजाय आप इस तरीके से शॉर्टकट ध्यान रखें, क्योंकि परीक्षा में सूत्र तो आपसे पूछना नहीं, किसी भी संधि का सूत्र नहीं पूछना है। रीट के एग्जाम में आपके जो है, मैंने पहले दिन भी बताया था, फिर से बता दूं, अधिक पढ़ने के बजाय क्या पढ़ना है वो सीखो। रीट में आपके संधि का जो प्रश्न आना है वो अपठित गद्यांश और अपठित पद्यांश में जाना है। इसलिए जितने भी हम सूत्र लिख रहे हैं उन सूत्रों को आपको ध्यान नहीं रखना, सीधे सीधे आप ये जो नियम है ऐसे वो वाले ध्यान रखें, उन्हीं से आपका उत्तर आ जाएगा। तो भो भगो अगो एव असी यो पूर्व से जो नियम है उसके अनुसार लोप ऐसा कलेश, फिर ये जो नियम लग करके अपन सिद्ध करेंगे। तो कंडीशन यह आएगी, विसर्ग से पहले ओहकार, विसर्ग के बाद में ऐसे भिन्न स्वर। अगर विसर्ग के बाद ए आ जाए तो अभी पहले नियम पढ़ा था उत्व विसर्ग संधि में, विसर्ग से पहले भी ए, विसर्ग के बाद भी है तो उ बन जाना है। तो ए को छोड़ दो, ए को छोड़ करके कोई भी स्वर आ जाए तो विसर्ग आपको क्या कर देना है, लोप कर देना है। उदाहरण ढूंढिए। उदाहरण है आपके पास अतः प्लस एव, परकीय है प्लस एव, परकीय है प्लस एव। इसी प्रकार दंडनीय प्लस आसीत,
दंडनीय प्लस आशित, इसी प्रकार संजय है प्लस उवाच, ठीक है। इसी प्रकार आदिव्य, आदिव्य प्लस उपसंख्यानम, आदिव्य प्लस उपसंख्यानम, ऐसे आप पहचान कर लीजिए। विसर्ग से पहले ए मिलेगा, विसर्ग के बाद ऐसे भिन्न स्वर होगा तो विसर्ग का क्या हो जाना है, लोप हो जाना है, रूप होगा अतएव। इसी प्रकार परकीय एव, आगे है दंडनीय आशित, दंडनीय आशित, संजय उवाच, आदिव्य उपसंख्यानम, ऐसे जो है कंडीशन आप करेंगे यहाँ कि विसर्ग से पहले ए होगा और विसर्ग के बाद में ऐसे भिन्न स्वर है तो आप विसर्ग लोप संधि कर दीजिएगा, ठीक है। फिर लास्ट का नियम आप इसमें एक तरीके से और लिख लीजिए। अगर हम बात कर लें इसकी तो आप ऐसे कह सकते हैं, पहले तो आ मिले फिर विसर्ग आ जाए, तो विसर्ग से पहले क्या हो, आ हो, विसर्ग से पहले आ हो और उसके बाद विसर्ग के बाद कोई स्वर, तो सीधा लिख लीजिए स्वर मिलेगा। विसर्ग के बाद में स्वर या हर्ष प्रत्याहार का वर्ण, हर्ष वर्ण बार बार पढ़ चुके हैं, 3 4 5 यह वर्ण है, ठीक है। तो भी आपको विसर्ग का क्या कर देना है, लोप कर देना है। उदाहरण जैसे, उदाहरण भोगा प्लस ने, ठीक है, देवः प्लस यान्ति, देवः प्लस आयान्ति, ठीक है। इसी प्रकार बालाः प्लस हसन्ति, प्रभुवः प्लस ही, गुणः प्लस गुणगेषु, इसी प्रकार गुणः प्लस भवन्ति, ठीक है ना। इस तरीके से तो अपन ने ये कहा, अगर विसर्ग से पहले आर, विसर्ग के बाद भी आ कोई स्वर आ जाए या हर्ष प्रत्याहार का वर्ण हो तो भी आप विसर्ग का लोप कर देंगे। जैसे भोगा प्लस ने से भोगाने, भोगाने। इसी प्रकार देवा यान्ति, देवा यान्ति, देवा आयान्ति, देवा आयान्ति। बालाः सन्ति, बाला हसन्ति। प्रभुवा ही, प्रभुवा ही। इस तरीके से गुणा गुणगेषु, गुणा गुणगेषु, गुणा भवन्ति, गुणा भवन्ति। इस तरीके से आप ध्यान रखेंगे। विसर्ग से पहले आर, विसर्ग के बाद स्वर या हर्ष वर्ण हो तो विसर्ग का आपको क्या कर देना है, लोप कर देना है, ठीक है। आप अगला नियम जो है वो इस तरीके में समझ सकते हैं, स है अथवा एस है, ये स है अथवा एस है के बाद ऐसे भिन्न कोई स्वर या व्यंजन वर्ण, ऐसे भिन्न कोई स्वर या व्यंजन वर्ण
विद्यमान हो तो, व्यंजन वर्ण विद्यमान हो तो इनके विसर्ग का लोप हो जाता है। जैसे सह प्लस आगच्छत, तो आप लिखेंगे सह आगच्छत। एषः प्लस भगवान, तो एष भगवान। सह प्लस शिवः, तो सह शिवः। एषः प्लस कः, एष कः। मतलब ए को छोड़ दो और उसके बाद में कोई भी स्वर या व्यंजन वर्ण आ जाए तो इनके विसर्ग का क्या कर देना है, लोप करना है। इसी के साथ ही अपने जो संधि का टॉपिक है वह कंप्लीट होता है। संधि की अगली जो अपनी क्लास होनी है उस क्लास में आपके विभिन्न एग्जाम्स में रीट आरटेट के द्वारा जो एग्जाम लगी है उनमें संधि के जो प्रश्न पूछे गए हैं उनकी चर्चा अगली हम क्लास में करेंगे। जय हिंद, जय भारत।